हिंद दोस्तों। MATH मैथ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैं से डर लगता है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला सिर्फ एक ही वीडियो में फार्मूला भी बताऊंगा, साथ साथ उसके साथ एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा। कभी नहीं बोलेगा, बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है पहले चैप्टर का। पहला फार्मूला है एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले से लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, यदि पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझ आएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 12, HCF 2 और यदि पहली संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, समझ आ गया ना। यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 12, HCF 2 हो और पहली संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके 10th के एग्जाम में। देखिए इसको लगाएं कैसे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या। सीधे फार्मूले को एकदम छाप देंगे। एलसीएम कितना है इसका 12 है तो 12 लिख दीजिए, गुणे HCF कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या यहाँ पर 1 है तो 1 गुणे दूसरी संख्या। समझ आ गया। तो 12 दूना 24 बराबर 1 गुणे दूसरी संख्या। एक गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चलेगा, 24/1 हो जाएगा। एक की वैल्यू कोई होती ही नहीं है। अब देखिए एक की वैल्यू कोई नहीं तो दूसरी संख्या क्या हो गई 24। समझ आ गया ना। इस तरह से आ गया आपका दूसरी संख्या 24, पहली संख्या 1। ऐसे ही किसी क्वेश्चन क्या कर देगा, एलसीएम क्या कर देगा, आप पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया रहेगा, उसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इतना याद रखिए, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले को सवाल आएगा तो नहीं लग पाएगा, चुल्लू भर पानी में मर जाइए। एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, भागिए नहीं। डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन तभी क्वालिटी है कंटेंट में, ध्यान से देखिए आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए इसके बाद से क्या है आपका पहला चैप्टर का है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये दो फार्मूला है। अगर आप इसे समझे रहेंगे तो इसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले समझिए क्या है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ध्यान से देखिए। देखिए शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे। ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद पूरी कट जाए, पूरी कट जाए तो होती है शांत दशमलव। एकदम शांत हो गया, कट के शांत हो गया। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद पूरी कट जाए तो उसे कहेंगे शांत दशमलव। और सीधे इसका उल्टा, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद पूरी न कटे तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। इसे कहते हैं मतलब पूरी न कटे तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव। समझ आया। अगर दशमलव के बाद पूरा कट जा रहा है तो शांत, नहीं कट रहा है तो अशांत। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 5/2। अब देखिए इसका भाग देखिए, ऊपर वाला अंदर आता है जिसे हम भाग देते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला आता है अंदर और नीचे वाला आता है बाहर। ये नहीं कि नीचे वाला अंदर कहते हैं। तो 2 दूनी 4 और 5 में 4 जगह 1, यहाँ पर बनाएंगे दशमलव, यहाँ पर 0 और 2 5 10 कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। समझा गया ना। तो कोई भी भिन्न रहेगी, अगर वो दशमलव के बाद पूरी कट जा रही है तो वो हो जाएगा आपका शांत दशमलव। और यदि दशमलव के बाद पूरा नहीं कट रहा है
तो हो जाएगा अशांत दशमलव। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 7/3, तो 7 भाग दीजिए, 7 अंदर रहेगा 3 बाहर रहेगा, 3 दूनी 6, 7 में 6 जाए 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे शून्य बढ़ाएंगे, 3 त्रिकी 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से शून्य बढ़ाएंगे, 3 त्रिकी 9, फिर से 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। कई दशमलव बाद कट रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है, ये नहीं कट रहा, तो हो जाएगा अशांत दशमलव। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि यदि दशमलव बाद पूरा पूरा कट जाए तो शांत, और दशमलव बाद पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हो जाएगा आपका अशांत दशमलव संख्या। समझ आ गया ना? अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। आइए बढ़ते हैं चैप्टर, पहले चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट था वो बता दिए। देखिए इस वीडियो में खाली हम फार्मूला देखेंगे और उसका एग्जाम्पल। इसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से आपको फार्मूला जब दिमाग में रहेगा सवाल सट सट लगते जाएगा। चलिए दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए पाठ क्या नाम है? पाठ का नाम है आपका बहुपद। बहुपद क्या अर्थ होता है? देखिए बहुपद क्या? बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे हम लिख देते हैं ए क्या है? एक पद है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें बहुत सारे पद हो गए ना, तो यह हो गया बहुपद। मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो जाएगा बहुपद। बहु मतलब ना घर के बहु मत समझिएगा, बहु मतलब होता है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे कहते हैं बहुपद। अब देखिए बहुपद को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं घात के आधार पर, ठीक है? बहुपद, अगर कोई पूछे बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद को कहेंगे आप दो प्रकार होता है। पहला होता है बहुपद घात के आधार पे, दूसरा होता है बहुपद पद के आधार पे। घात के आधार पे और पद के आधार पे, ध्यान से समझिएगा। बहुपद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला घात के आधार पे, दूसरा होता है पद के आधार पे। घात के आधार पर अगर हम बहुपद देखें तो देखिए अगर किसी बहुपद में घातों की संख्या एक रहती है, देखिए अगर किसी बहुपद में घातों की संख्या एक रहती है तो हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद में घातों की संख्या दो रहती है तो हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद में घातों की संख्या 3 रहती है तो हो जाएगा त्रिघात, 4 रहती है तो चतुर्घात। आ रहा समझ में? यानी कि देखिए ध्यान समझिए, किसी बहुपद में अगर घातों की संख्या एक रहेगी तो रैखिक, दो रहेगी तो द्विघात, 3 रहेगी त्रिघात, 4 रहेगी तो चतुर्घात। समझा गया ना? ऐसे ही अगर किसी बहुपद में केवल एक पद है तो एक पदी, दो पद है दो पदी, 3 पद है त्रिपदी, 3 को से ढेर है तो हो जाएगा बहुपदी। समझा गया ना? फिर समझिए बहुपद को बांट सकते हैं दो दो बहुपद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक घात के आधार पर एक पद के आधार पर। घात के आधार पर दिमाग घुसा लीजिए, पहला होगा रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात। रैखिक में एक घात होगा, द्विघात में दो घात, त्रिघात, चार घात। एकदम नाम से ही तो स्पष्ट है। एक पदी जिसमें एक पद उसे एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद उसे द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद उसे कहते हैं बहुपदी बहुपद। जैसे अब एग्जांपल समझ, जैसे हम कहें एक पदी, हमारे जब हम खाली लिखते हैं बी, हो जाएगा एक पदी बहुपद। जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, देखिए इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद। जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा आपका त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से क्या जाएगा बहुपद, इसमें बहुत सारे पद हो। तो आप क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं, तो प्लस और माइनस से पद को बांटा जाता है 1 2 3 4 5, इसमें 4 से 3 से अधिक पद तो क्या हो जाएगा? बहुपदी हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए इसमें एक पद है एक पदी, दो पद है द्विपदी, 3 पद है त्रिपदी, और बहुपद है तो बहुपदी। अब इधर समझिए, अब रैखिक एग्जाम्पल देख लीजिए, द्विघात का, त्रिघात का, चतुर्घात का। रैखिक और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो रैखिक में आ जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 3x + 1। देखिए हम बताया क्या है, यदि किसी बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या एक रहेगी तो हो जाएगा आपका रैखिक। घातों की अधिकतम संख्या एक, तो घात किस पर रहेगा? घात यक्ष पे होगा, यक्ष को पहचानना है। देखिए इसमें यक्ष में कितना घात है? एक घात, ठीक? तो यक्ष एक घात, अधिकतम घात कितना है? एक, तो हो जाएगा रैखिक बहुपद। यदि हम लिखते हैं 4x² + 2x + 1, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। यदि हम लिखते हैं
3x³ प्लस 4x² प्लस 6x+2 बराबर 0। तो इसमें देखिए यक्ष पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? अधिकतम घातों की संख्या 3 है, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। और जब अधिकतम घातों की संख्या 4 रहेगी तो हो जाएगा चतुर्घात बहुपद। समझ आएगा ना? ये तो पूरा समझ आ गया होगा। अब चलिए फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला वाला समझते हैं। देखिए बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, ये एक फार्मूला है, 2-3 ठो फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान समझिए, एकदम इजी समझ आएगा। देखिए बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध जानने से पहले बहुपद का रूप क्या होता है पहले ये समझिए। बहुपद का रूप होता है आपका, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। समझा गया? और मान लीजिए रैखिक है तो ax प्लस b बराबर 0 होता है रैखिक बहुपद का रूप। इतना समझ आया? अब देखिए शून्यक दिया तो पहले समझिए शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है उस बहुपद का हल। शून्य का मतलब क्या होता है? उस बहुपद का हल। मतलब अगर कह रहा है किसी बहुपद का शून्यक 2 है, मतलब कि उस बहुपद में x का मान 2 रखने पर पूरा कट के 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ किसी बहुपद में शून्यक वो संख्या होती है जिसको रखने पर वो बहुपद दोनों तरफ बराबर आ जाती है अथवा अर्थात संतुष्ट हो जाती है। तो शून्य का मतलब समझ आ गया होगा कि ऐसा मान जो बहुपद को दोनों पक्षों को बराबर करे अर्थात बहुपद को संतुष्ट कर दे, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। इतना समझ आया? अब इतना ध्यान रखिएगा, यदि उससे पहले ये समझिए, पहले देखिए इतना समझ आ गया ना कि शून्य क्या होता है? जो उसको संतुष्ट करता है, ऐसा मान जो संतुष्ट करता है। अब देखिए अब कह रहा है कि शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। गुणांक क्या होता है पहले देखिए, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 9x², ठीक, क्या लिख दिए? 9x²। देखिए तो जो यक्ष के साथ गुणा में लगा होता है, जो यक्ष के साथ गुणा में लगा होता है इसे कहते हैं हम गुणांक। इसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जो यक्ष साथ गुणा में लगा है उसे कहते हैं गुणांक, और जो यक्ष के साथ घात में लगा है उसे कहते हैं घातांक। जो यक्ष के साथ गुणा में लगा उसे कहेंगे गुणांक, जो यक्ष के साथ घात में उसे कहेंगे घातांक, और जो संख्यावा है इसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। देखिए जो गुणा में लगा है गुणांक, जो घात पर है घातांक, और जो संख्या हो जाएगा आधार। अब गुणांक तो समझ आ गया होगा। अब कहा है कि आपका गुणांक और शून्य के बीच संबंध। अब देखिए अब जब समझेंगे आप तो एकदम अच्छी से समझ में आएगा आपको। देखिए तो सबसे पहले हम फार्मूला में लिख देता हूं। क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए, और एक होता है अल्फा बीटा बराबर सी बट्टे ए। फार्मूला देख के डरिएगा नहीं, का इजी स्टाइल में समझा देंगे आपको, कभी नहीं बोलेगा। देखिए इस चैप्टर में पढ़ना है अधिकतम द्विघात बहुपद का। तो सबसे पहले हम देख देते हैं द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो। ठीक, अब देखिए अब ax² प्लस bx प्लस c मतलब क्या है? इसका रूप है, मतलब कहीं भी द्विघात बहुपद रहेगा तो वो इसी रूप में रहेगा। जैसे हम लिख रहे हैं 9x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए पहले x² संख्या है, संख्या, समझ आ गया ना? तो जहां भी द्विघात बहुपद रहेगा वो उसी रूप में रहेगा, उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद का स्वरूप, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। समझा गया? अब देखिए जो यहाँ पर a है, b है, c है, तो यहाँ पर a, b और c है, ये आपका है वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि कोई ना कोई संख्याएं रहेंगी, नहीं कि थीटा रख दें, कोई ना कोई संख्याएं ही रहेंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। समझा गया ना? तो a b c यहाँ पर कोई ना कोई वास्तविक
संख्याएं रहेंगी और एक्स का मान हमें निकालना है बहुपद में। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, जितना बहुपद में जितना अधिकतम घात रहता है उतना ही उस बहुपद का हल निकलता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपका द्विघात बहुपद का रूप है ना। अब देखिए, किसी बहुपद में अधिकतम घात जितना रहता है, किसी बहुपद में अधिकतम घात जितना रहता है उसका उतना ही हल निकलता है। मतलब क्या हुआ, अगर द्विघात बहुपद है तो इसका दो हल निकलेगा। तो दो हल को अगर मान लीजिए हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेंगे। हल मतलब इस बहुपद का दो ऐसा मान निकलेगा जो इस बहुपद में रखेंगे तो दोनों ओर संतुष्ट हो जाएगा। इधर समझ में आया? यानी कि जितना घात रहेगा उतना उसका हल निकलेगा। दो घात रहेगा दो गो हल, तीन घात रहेगा तीन गो हल, चार घात रहेगा तो चार गो हल। समझा गया ना? तो दो घात है दुइये गो हल। तो हलवा को मानना पड़ेगा ना। पहले को जैसे एक्स दूसरे को वाई, तो एक्स वाई न मानकर हम पहले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। समझा गया ना? इन्हें समझे अल्फा बीटा कहीं दूसरे देश से आया, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो पहले को मान लेते हैं हम अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा देखिए, हम क्या बताएं, किसी भी बहुपद का जितना हल होता है वही उसका शून्यक होता है। यानी कि अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है? शून्यक है। तो अल्फा बीटा समझ गया क्या है? शून्यक है। हमें किसके बीच संबंध निकालना है? शून्यक और गुणांक के बीच में। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में गुणांक क्या है? a b c है, यानी इसका गुणांक है। हम क्या बताए थे, जो x है वही उसका गुणांक होता है। तो a b c गुणांक है, अल्फा बीटा शून्यक है। हमें शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध चाहिए। तो संबंध क्या कहता है? संबंध ये कहता है कि अगर किसी बहुपद के दोनों शून्यकों को जोड़ने पर अल्फा प्लस बीटा, यानी किसी बहुपद के दो शून्यक को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? वो होगा माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। इधर समझ आया? अगर किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। अभी सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को गुणा कर देंगे, तो होगा सी बट्टे ए के बराबर होगा। इतना एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। अगर जोड़ेंगे तो माइनस बी बट्टे, गुणा करेंगे तो सी बट्टे, जोड़ेंगे माइनस बी बट्टे, गुणा करेंगे सी बट्टे। अब देखिए, अब समझते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। समझ आ गया ना? अब देखिए, ये क्या है? आपका एक द्विघात बहुपद है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो माइनस बी बटे, और जब गुणा करेंगे तो सी बटे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन के आधार पर कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। तो क्वेश्चन, अब पहले हम इसको सीधे करते हैं। क्या? इसके शून्यक निकालने पर और इसके b बटे a रखने पर क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? आएंगे तो सही है, नहीं आएंगे तो गड़बड़ है। देखिए, तो पहले हम इसे क्या करेंगे? पहले इसे करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करना तो आपको आता नहीं होगा, नहीं आता है ना? पक्का नहीं आता? नहीं आता तो ना पढ़े होंगे। देखिए सिखा देंगे बाद में। देखिए पहले कैसे किया था, अब किसी दिन अच्छे समझेंगे, इसमें शॉर्टकट में समझ लीजिए। द्वितीय होता है 6। अब 6 को तोड़ना है कि गुणा करना है कि 7 के बराबर, मतलब द्वितीय 6 हो गया। अब 6 को इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। समझ आ गया? तो हो जाएगा आपका 6 गुणे 1, 6 प्लस 1। समझ आ गया ना? अब देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए। दो ठो से नहीं खाऊंगा, चारों ले ले, दो ठो कॉमन करेंगे
तो देखिए इसमें सम कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन कर लेंगे। जब 2x कॉमन निकलेंगे खाली यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचेगा जी। अब प्लस इसमें से x कॉमन करेंगे खाली 3 ही बचेगा। अब प्लस जब कुछ ना कॉमन रहे तो एक कॉमन कर लीजिए, तो एक कॉमन कर लेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, किसी बकलोल के झगड़ा मारेंगे कोई फर्क पड़ेगा उसको नहीं। एक क्या है बकलोल है, तो किसी से भी कॉमन ले लीजिए तो बकलोल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए अगर आप कॉमन ले रहे हैं, अगर x प्लस 3 दोनों और बराबर आ जाए तब तो मतलब सही दिशा में चलना है, नहीं तो दूसरी दिशा में भाग गए हैं। तो अगर कॉमन दोनों कोष्टक बराबर सेम संख्या आ रही है सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो जो सेम संख्या आ रही है तो इसको एक बार लिख लीजिए, आई जो बचा है उसको एक बार लिख लीजिए 2x प्लस 1। दोनों कॉमन एक बार लिख लिए और 2x प्लस 1 है इसको एक बार लिख लिए। इतना समझ में आया? अब देखिए अब हम जीरो तो भूल ही गए, 0 0 0 0 0 0। अब इस दोनों को हम जीरो के बराबर दिखाएंगे, तो एक बार लिखेंगे हम x प्लस 3 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ आ गया? तो एक x का मान निकल जाएगा आपका -3 और यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। हम आपसे क्या कहें द्विघात तो पता लगा तो दो हल निकलेगा। देखिए यहाँ पर x का दो हल निकल नहीं निकला, एक x का मान निकल गया -3, एक x का मान निकल गया -1/2। बात मान नहीं रहे थे, हमारा निकल गया ना। अब देखिए अब का x का मान हम क्या बोले, दो को हल निकलेगा तो पहले को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो एक इसको मान लेंगे हम अल्फा और इसको मान लेंगे हम बीटा। अब अल्फा बीटा हम क्या कहें -b/a के बराबर होता है। तो पहले ए बी सी का पहले एक क्वेश्चन लिख के ए बी सी का कहीं किनारे मान ज्ञात कर लीजिए। 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसके नीचे में सवाल है, जगह नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई सवाल हो तो पहले क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले इसका स्वरूप लिखिए, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब माइनस रहे तो माइनस का चिन्ह साथ में लिखी नहीं खाऊंगा आप छोड़ दें। तो a का मान क्या है 2 है, a बराबर 2, b का मान क्या है 7 है तो b बराबर 7, c का मान क्या है 3 है तो c बराबर 3। समझ आ गया ना। अब फार्मूला सिद्ध कीजिए, कहा क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा का मान कितना है -3 प्लस बीटा का मान कितना है -1/2, -1/2 बराबर -b/। तो b का मान कितना है 7, माइनस है तो -7, अब बटे a का मान कितना है 2 है ना जी, तो लिख लो। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो -3 अब -1/2, तो 2 3 6 और 6 1 7, ये हो जाएगा आपका -7/2, ये भी हो जाएगा -7/2। समझ आ गया? देखिए दोनों पक्षों बराबर है कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया, आ गया। समझ आ गया? दोनों को भिन्न का जोड़ो नहीं आता है, 2 3 6 और 6 1 7, तो -7/2 बराबर -7/2। समझ आ गया ना। एक वो सिद्ध हो गया। अब दूसरा का सिद्ध कीजिए, अल्फा बीटा में 80/2, तो यानी कि उसका गुणा करना है। तो इसको अगर आप बकलोल नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, तो मिटा दीजिए। तो देखिए अल्फा का मान क्या निकला है -3, -3 गुणे बीटा का मान निकला है -1/2, तो -1/2 बराबर क्वेश्चन क्या कहा है c/a के बराबर होगा। तो c का मान क्या है, इसमें c का मान 3 है, अब बटे a का मान क्या है 2 है, तो 3/2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 के गुणा 1 में करेंगे 3 है कि हाई 3 है तो 3 के गुणा 2 में कह दें, इतना नहीं तब समझ लिया आप एलकेजी लायक है। 3 के गुणा 1 में करना 3/2 बराबर 3/2। देखिए पहले वालों का दोनों पक्ष बराबर आ गया और दूसरे वाले को दोनों पक्ष बराबर हो गया। इस तरह से फार्मूला हो गया आपका सिद्ध। समझ आ गया ना। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करके आपको अगले पूरे एक्सरसाइज में दिया है। देखिए ये तो अभी खाली फार्मूला के हिसाब से खाली एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप किसी दिन 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे पूरे डाल देंगे। उससे पहले चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बच जा रहा है तो उसको भी सीख लीजिए, वो दिमाग है आप। देखिए
अब है आपका त्रिघात बहुपद। द्विघाते में दे दिया त्रिघात, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है कि इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो जिस तरफ हम द्विघात बहुपद सबसे पहले उसका स्वरूप लिखे थे, तो पहले इसका हम क्या लिखेंगे, इसका स्वरूप लिखेंगे। तो स्वरूप इसका क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। कम दिमाग वाले इसको लंबा देखकर अचंभव नहीं होंगे। जिस तरफ दूसरा था इसे त्रिघात बहुपद का है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखिए, अब जिस तरह द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध हम स्थापित किए थे, ऐसे ये भी करना है। समझ आ गया? तो देखिए इसका संबंध क्या होता है। देखिए हम आपसे बोले क्या थे कि अगर अधिकतम x पर जितना घात रहेगा उतना उसका हल निकलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका भी हल कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। तो इसका 3 हल निकलेगा, 3 को संबंध वो होगा। समझ आ गया ना? तो पहले पहला संबंध देखते हैं। तो देखिए अब ध्यान समझिए, अब जब 2 ठो था तो एक ठो मान लिए थे अल्फा, एक ठो मान लिए थे बीटा, और 3 ठो है तो पहला को मान लेंगे अल्फा, दूसरा को मान लेंगे बीटा, और तीसरा को गामा मान लेंगे। ठीक, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। समझ आ गया? अब देखिए इसका तो स्वरूप तो जान लिए, एकदम महान हो गया। अब देखिए अब इसका फार्मूला संबंध क्या होता है, यदि इसके तीनों शून्यकों को हम जोड़ते हैं चुपचाप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो ये होता है आपका -b/a के बराबर। यदि इसके तीनों शून्यकों को आप जोड़ते हैं तो ये होता है -b/a के बराबर। जिस तरफ द्विघात में ये अल्फा प्लस बीटा -b/a हुआ था। समझ आ गया? दूसरा संबंध होता है आपका, यदि हम एक बार अल्फा बीटा ले लें प्लस बीटा गामा ले लें प्लस गामा अल्फा ले लें, तो ये होता है -c/a के बराबर। ये होता है आपका c/a के बराबर। ठीक, तीसरा होता है आपका यदि तीनों का गुणा कर दें अल्फा बीटा गामा बराबर, तो -d/a के बराबर होता है। अब जो ज्यादा बुद्धि वाले होंगे वो कहेंगे सर जी एक बार अल्फा बीटा प्लस गामा कर दीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा ये। ठीक है, जय दिमाग जबरदस्ती नहीं किया जाता है। समझा क्या ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a के बराबर होता है। अब समझ आ रहा है कुछ? मतलब कि अगर इसके शून्यकों को जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर है होगा। अगर एक को लेकर गुणा कर लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा देगा c/a के बराबर, और इसको गुणा कर जाएंगे अल्फा बीटा गामा तो हो जाएगा -d/a के बराबर। समझ कुछ घुस रहा है? अब इतना समझ आएगा। अभी एग्जांपल समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया है बुक में कि 3x³ - 5x² -11x - 3 बराबर 0 है, और इसके शून्य कितना दिया है, इसका शून्य दिया है 3 -1 और -3। मतलब यानी कि शून्य दिया है 3 -1 और -3 है, 1/3 है। 3 -1 और -1/3 इसका शून्य पहले ही दे दिया, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का मान पहले ही से दे दिया है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे? देखिए यानी कि देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है अल्फा, यानी कि अल्फा का मान क्वेश्चन में दे दिया है 3, बीटा का मान दे दिया है -1 दूसर का, अब गामा का मान दे दिया है आपका -1/3। समझा गया? अब देखिए पूछा है हमें कि अब इसको सिद्ध करिए, जब दे दिए सिद्ध करिए कि दोनों पक्ष में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लीजिए, बुद्धि है तो। देखिए अब ये है तो पहले इसका हम a b c d का मान निकाल लें। तो क्वेश्चन में नीचे हम लिख देना इसका स्वरूप। स्वरूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो अब यहाँ से हम a b c और d का मान तो एकदम आसानी से चुपचाप शांति से निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। तो इसमें लगेगा जगह है, तो जगह के लिए दिमाग खाली करना पड़ेगा, दिमाग साथ साथ बोर्ड भी खाली करना पड़ेगा। बोर्ड खाली कर दे रहे हैं पहले। देखिए एक ऊपर का है 3 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, हमें यहाँ लिख दे, एक का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
बी के ऊपर क्या है 5, 5 नहीं -5, -5 छोड़ देंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा -5, सी बराबर क्या हो जाएगा -11 और डी बराबर हो जाएगा आपका -3। अब ए बी सी डी का मान हो गया। अब हाड़ा खड़ा कर रख दीजिए, हो जाएगा। अगर बराबर सही नहीं बराबर होगा तो गड़बड़ है। अब क्या करें, अब जगह तो कहीं से दिखाई दे रहा है तो इसको मिटा देंगे, इसका तो कोई जरूरत है नहीं है, रेखा को सीधे कह दे रहे हैं तो बुद्धि होगा समझ लीजिएगा, नहीं बुद्धि होगा तो कोनो बात ही नहीं है। देखिए अल्फा का मान कितना आया था 3, तो पहले का सीधे करते हैं, पहला वाला तो दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b बटे के बराबर। तो अल्फा का मान दे दिया आपका 3 प्लस बीटा का मान बीटा का मान -1 यहाँ पर लग दीजिए -1 प्लस गामा का मान क्या दिया -1 बटे 3, हिलेगा नहीं ना, -1 बटे 3 ये बराबर किसके होगा -b बटे तो माइनस, अब b का मान क्या है यहाँ पे 5, तो -5 है, अब माइनस दे दिया था ऑलरेडी 5 बटे a का मान क्या है यहाँ पर 3 है, 3 रख दीजिए। इसमें कोई हम सीधा चार का सूत्र नहीं लगाए, खाली मान रखे हैं, समझ आ गया ना। देखिए तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 -1 प्लस माइनस -1 बटे 3 बराबर 5 बटे 3। अब देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 लिख लीजिए, बुद्धि है तो 3, 1 3 3 और 3 3 की 9, 1 3 3 3 1 3 और 3 1 3 3 1 3 बराबर 5 बटे 3। बुद्धि ने काम किया ना, 9 काम करे। अब देखिए 3 1 -3 अब -1 हो जाएगा तो -4, तो हो जाएगा 9 4 बटे 3 बराबर 5 बटे 3 और 9 में 4 कितना बचेगा 5, तो 5 बटे 3 बराबर 5 बटे 3, ये हो गया दोनों पास बराबर। यही तो करना है, जैसे इसका निकालो वैसे इसका मान रख लीजिएगा, ए बी सी बटे के बराबर आ जाएगा और इससे अल्फा बीटा का मान इसमें रख दिया -d बटे के बराबर। इतना बुद्धि है कि नहीं है तो इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अब देखिए वीडियो रिकॉर्ड करें हम मोबाइल में, तो मोबाइल में ज़्यादा जगह है नहीं तो लंबा वीडियो बन नहीं पा रहा है, तो टेंशन न लीजिएगा, धीरे धीरे सबका पार्ट 1 पार्ट 2 में कर सबका फार्मूला एकदम बढ़िया समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।